चैप्टर नंबर है अपना 3। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। स्टार्ट के अंदर आपको दे रखा है, स्टार्टिंग के अंदर एक श्लोक दे रखा है, कोरुक 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 हितभुक मितभुक ऋतुभुक। तो कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है? वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है वही क्या है, निरोगी है। तो अपने को जो ये श्लोक दे रखा है उसका मतलब क्या है कि मतलब कौन निरोगी है? तो वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में जो आहार लेता है, खाना खाता है, भोजन ग्रहण करता है, वही क्या है, निरोगी है। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे। आज का विचार पढ़ते हैं। तो मेदू और मिष्टी क्या है, रोज अपने स्कूल के अंदर जो नोटिस बोर्ड के ऊपर जो विचार लिखे हुए होते हैं उनको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आज का विचार क्या है, अनेन जातानी जीवंती। पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि ये संस्कृत की क्या एक सूक्ति है जिसका अर्थ क्या है, आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है, हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध आपको क्या करना है। तो आपको एक यहाँ पे क्या एक तालिका दे रखी है एक, जिसके अंदर आपने ना मतलब सप्ताह के अंदर, वीक के अंदर मतलब है ना, कौन कौन सा खाद्य पदार्थ आपने ग्रहण किया है, खाए है, वो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। तो जैसे देखो अपन ने जो अभी देखा उसका मैं ना शॉर्ट रूप में आपको बता रही हूँ। तो मतलब इस गतिविधि का उद्देश्य ये जानना है कि एक सप्ताह में क्या क्या खाते हैं, क्या करना है आपको, क्या है, सोमवार से लेकर रविवार तक आपने जो भी खाया है उसे आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो जैसे मान लो सोमवार को आपने रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी या दूध लिया। मंगलवार को रोटी तो हमेशा हम खाते ही है राजस्थान के अंदर, तो इधर चावल, राजमा और सलाद लिया आपने। फिर है बुधवार को जैसे रोटी, सब्जी और दही खाया। फिर गुरुवार को चावल, दाल और फल ग्रहण किए आपने। शुक्रवार को रोटी सब्जी खाई, शनिवार को पूरी सब्जी खाई, और या फिर रविवार को चावल, सब्जी और मिठाइयाँ ग्रहण की, और दूध हम रोज ले रहे हैं। तो इस तरीके से अपन ने क्या मतलब सप्ताह के अंदर है ना, जो जो खाते हैं हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में आपको दे रखा है तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है। क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है? तो मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अपन रोज डेली है ना मतलब एक ही तरह का खाना खाते हैं या फिर अलग अलग तरीके का खाते हैं। आपकी पसंद क्या होती है, अलग अलग होती है। अपनी जो सूची आपने जो बनाई है उसकी सूची की तुलना आपको अपने फ्रेंड्स ने जो सूची बनाई है उनसे क्या करना है। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानताएं एवं अंतर ढूंढने। तो आपको आपके फ्रेंड्स ने जो आप सूची बनाई है उनसे आपको मिलान करेंगे, फिर उनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है वो आपको क्या करना है, ढूंढना है। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं उसे अपनी नोटबुक के अंदर आपको क्या करना है, नोट करना है। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके द्वारा आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में क्या है, विविधता है। तो आप और आपके जो ना फ्रेंड्स है वो जो भी आहार ग्रहण करते हैं उनमें क्या होगा, अंतर होगा, विविधता होगी। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? तो मतलब ये तो आपने और आपके फ्रेंड्स के बीच में आपने अंतर देखा, तो आपको फिर ये भी पता होगा कि मतलब आपका जो आप जिस पर्टिकुलर एरिया में आप रहते हो वहाँ पे, और वो जहाँ दूसरे जो राज्य होते हैं उनमें मतलब जो आहार होते हैं उनमें भी क्या होगी, विविधता पाई जाएगी। तो तालिका पढ़ने के बाद जो पूछेगी प्रश्नों का अर्थ क्या है, क्या आपको अपने भोजन में कोई विशेष बात दिखी? तो हाँ, हम रोज क्या है एक जैसा भोजन नहीं खाते।
क्या आप हमेशा एक ही तरह का खाना खाते हैं? नहीं, अलग अलग समय और दिन पर हमारा भोजन भी बदलता रहता है। क्या आपके मित्रों का भोजन आपसे अलग है? हाँ, क्योंकि पसंद क्या होती है, सबकी अलग होती है। घर की परंपराएं भी क्या होती है, अलग होती है। और क्षेत्र और राज्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिससे क्या है भोजन और क्या होता है वहाँ का भी अलग अलग होता है। तो अपन इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि भोजन में क्या है, विविधता होती है। हर व्यक्ति और हर क्षेत्र का भोजन भी क्या होता है अलग अलग हो सकता है। आगे आपको नेक्स्ट दे रखे है कि भारत की क्रियाकलाप 3.2 है। आइए खोज करना है आपको। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप में खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का आपको क्या करना है, पता लगाना है। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय की पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बात भी कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आप मतलब आपके जो है ना भारत के अंदर जितने भी राज्य है उनमें जो पारंपरिक रूप से जो आप अपनी परंपरा के अनुसार जो खाना बनता है, उस आहार और वहाँ पे जो उगाई जाने वाली फसलें होती है उनके बारे में आपको क्या करना है, पता करना है। तो ये सब पता करने के लिए आप अपने टीचर्स की सहायता ले सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट यूज में ले सकते हैं, या फिर आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी यूज में ले सकते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स से पता कर सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करिए और उसे तालिका 3.2 के अंदर आपको क्या करना है, भरना है। कुछ उदाहरण आपको दे बता रहे हैं आपको इस बुक के अंदर। जैसे पंजाब के अंदर क्या है, मक्का है, गेहूं है, चना है और दालें हैं। स्थानीय रूप पर उगाई जाने वाली फसलें हैं। कर्नाटक में है चावल, रागी, उड़द और नारियल। मणिपुर में चावल, बांस और सोयाबीन दे रखे हैं। खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ कैसे, जैसे पंजाब के अंदर क्या होता है, मक्की की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, परांठा, हलवा और खीर क्या है, फेमस है। और जो इसके अंदर पीने वाले जो पदार्थ होते हैं वो पंजाब के अंदर मोस्टली यूज में लेते हैं, लस्सी, छाछ, दूध और चाय। कर्नाटक के अंदर क्या होता है खाने वाले में, इडली, डोसा, सांबर, नारियल चटनी, रागी मुद्दे, पाल्या, रस्म और चावल। और पीने के अंदर छाछ, कॉफी और चाय। मणिपुर के अंदर चावल, चटनी होती है, इरोम्बा, उती, मटर और हरे प्याज की तरी, सिंगजू और कांगसुई। ये सब क्या होता है, मणिपुर के अंदर खाद्य पदार्थ है। पीने वाले पदार्थ में बिना दूध की क्या होती है, वहाँ पे चाय है। तो अन्य आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट करना है। तो जैसे पंजाब में अपन ने देख लिया क्या क्या होते हैं। तो कारण क्या होगा कि पंजाब में गेहूं और मक्का क्या है, ज्यादा उगते हैं, इसलिए वहाँ रोटी और साग क्या है, मुख्य भोजन है। फिर कर्नाटक के अंदर अपन ने देखा इस तरीके से। तो कर्नाटक में यहाँ पे भी क्या है, चावल और नारियल अधिक होती है, इसलिए भोजन में चावल और नारियल का प्रयोग क्या होता है, ज्यादा होता है। मणिपुर के अंदर अपन ने इस तरीके से देखा। तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र और चावल क्या है, मुख्य फसल है। तो इस तरीके से अपन इन सब चीजों को देख रहे हैं। साथ में आप और भी नोट कर सकते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर क्या होता है, राजस्थान में मुख्यतः सांगरी की सब्जी ज्यादा यूज में ली जाती है, बाजरे की रोटी यूज में ली जाती है, दही लेते हैं अपन, है ना, छाछ बनाते हैं, उससे अपन राबड़ी यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे व्यंजन होते हैं यहाँ पे, गुलाब जामुन और ये सब मिठाइयाँ भी क्या है, ज्यादा फेमस है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों की क्या होगी, अलग अलग विशेषताएं होगी, भोजन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? तालिका 3.2 में आपको द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण आपको क्या करना है। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनानी है। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ क्या है, अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी है जो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। तो अपन ने जो मतलब ये अभी देखा कि कर्नाटक, पंजाब, मणिपुर, राजस्थान, इन सब में क्या है, कुछ व्यंजन तो ऐसे हैं जो क्या है, सब जगह खाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो मतलब सिर्फ विशेष राज्य के अंदर ही खाए जाते हैं, तो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं?
आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहां उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर क्या है, आधारित होता है। तो अपन देखते हैं कि मतलब जहाँ पे जो चीज उगाई जाती है या जो जिसकी फसल ली जाती है उसी का क्या है, वहां पे भोजन बनता है और वो ही खाई जाती है, क्योंकि स्थानीय फसलों पर क्या है, ये आधारित होता है वहां का आहार। भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विविध प्रकार की क्या है, मृदा और जलवायु होती है। तो भारत भी क्या है, एक कृषि प्रधान है। भारत में ज्यादातर क्या है, खेती की जाती है। तो वहाँ पे भी क्या है, विविध प्रकार की मृदा यानी मिट्टी और वहाँ की क्या है, जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। तो अपन देखते हैं कि जैसे पंजाब के अंदर और इधर चावल ज्यादा होते हैं, राजस्थान के अंदर बाजरा और ये सब ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे चावल राजस्थान के अंदर नहीं होते ज्यादा, क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या है, अलग है, बाकी जगह से अलग है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, राजस्थान के अंदर बरसात कम होती है, तो उसी हिसाब से क्या है, यहाँ पे फसलें उगाई जाएगी। और जिस तरीके की फसलें उगाई जाएगी उसी प्रकार का यहाँ पे भी आहार होगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियां उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। तो भारत के जो विभिन्न क्षेत्र है वहां पे क्या आहारीय प्रवृत्तियां उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, मतलब जिस तरीके की खेती की जाएगी या जिस तरीके की वहाँ की संस्कृति और परंपरा होगी उसी हिसाब से वहाँ के क्या है, भोजन होंगे और वहाँ की आहार प्रक्रिया होगी। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियां कैसे परिवर्तित हुई। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या है, भोजन को बनाने की जो प्रोसेसिंग है वो कैसे चेंज हुई। तो आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो अलग अलग राज्यों में क्या खाने पीने की जो आदतें होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियां एक दूसरे से क्या है, भिन्न होती है। तो हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियां भी क्या है, हमें हर किसी की क्या है, अलग होती है। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियां क्या है, परिवर्तित हो गई है। तो अपन देखते हैं क्रियाकलाप आपको 3.3 दे रखा है, जिसमें क्या है, अपने वयोवृद्धजनों से यानी जो आपके बड़े हैं उनसे उनके खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में आपको क्या करना है, जानकारी इकट्ठा करना है। प्रश्नों की सूची तैयार करनी है। नमूना हेतु कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे है। पिछले कुछ वर्षों में खाना बनाने की पद्धतियां किस प्रकार परिवर्तित हो गई है, खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए है, ये सब क्या करना है, आपको अपने बड़ों से पूछना है। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्धजनों का आपको क्या करना है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी आप ले सकते हैं। उनसे आप मतलब बातचीत करना है आपको इन क्वेश्चंस को पूछ के कि किस तरीके से क्या है, समय के साथ ये खाना बनाने की जो प्रोसेसिंग है वो चेंज हुई है और पहले आप क्या खाते थे और अब उसमें क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं, ये सब क्या करना है, आपको जानना है। तो इधर देखो डायग्राम के अंदर आपके दे रखे है पारंपरिक चूल्हा। तो मतलब पहले क्या है, पुराने टाइम में चूल्हे पे रोटी बनाते थे। आजकल क्या है, आधुनिक गैस चूल्हा है, तो गैस के ऊपर क्या है, रोटी बनाते हैं। पहले क्या था, चटनी और ये सब बनाने के लिए क्या है, सिलबट्टा यूज में लिया जाता था, इसी से पीसा जाता था। आजकल क्या है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर क्या यूज में लिया जाता है, यानी मिक्सी यूज में ली जाती है। तो इस जो ये गतिविधि है उसका उद्देश्य क्या है अपना, ये समझना कि समय के साथ लोगों के खाने पीने की आदतें और भोजन बनाने की पद्धतियां कैसे बदली है। पुराने समय और आज के समय की तुलना करना है। क्या करना है इस गतिविधि के अंदर, आपको बुजुर्ग लोगों से जानकारी लेना है, अपने जैसे मान लो दादा दादी से या अपना नाना नानी से या गांव या मोहल्ले के बुजुर्ग लोगों से खान पान और भोजन पकाने के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको दे ही रखिए कि किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हो, नया खाने और क्या नया खाने लगे हो। तो अर्थ क्या है, मतलब ये सब पहले क्या खाते थे आज वही खाते या भोजन नया कुछ जुड़ा है। तो पहले क्या है, लोग क्या करते थे, साधारण भोजन जैसे रोटी दाल और सब्जी खाते थे।
अब क्या है, लोग ज्यादातर चावल सब्जी दही के साथ कभी कभी बाहर का भोजन भी खाने लगे, तो इस तरीके से चेंजिंग हुई है। फिर पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियाँ कैसे बदली है। तो पहले क्या है, खाना कैसे बनता था, अब खाना कैसे बनता है। उदाहरण के लिए जैसे पहले लकड़ी का चूल्हा था, अब क्या है, गैस चूल्हा है। पहले सिलबट्टा यूज में लेते थे, अभी क्या है, मिक्सर या ग्राइंडर यूज में लेते हैं। हाथ से पिसाई की जाती थी पहले, मतलब पहले क्या है, खुद के घर पे पीसते थे, उसको गट्टी भी बोलते, चक्की, उससे ही क्या है आटा बनाते थे। आज क्या है, बिजली से क्या है, बिजली वाली चक्की से क्या है, पिसाई की जाती है। फिर है खान पान में क्या बदलाव हुआ है। समय की कमी, तकनीक का विकास, बिजली और गैस की उपलब्धता, शहरीकरण और सुविधाजनक जीवन के कारण ये सब क्या है, चेंजिंग हुई है। तो समय के साथ पाक पद्धतियों में परिवर्तन, जैसे पहले क्या पारंपरिक चूल्हा यूज में लेते थे, जिसे लकड़ी उपले या कोयले से चलता था, धुआं अधिक निकलता था, खाना पकाने में समय भी ज्यादा लगता था। अभी जो आधुनिक गैस चूल्हा है उसमें क्या है, एलपीजी गैस से चलता है, धुआं नहीं होता, तेज और साफ और सुरक्षित भी है। सिलबट्टा यूज में लेते हैं पहले मसाले पीसने के लिए, मेहनत और समय ज्यादा लगता था, स्वाद अच्छा रहता था। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से बिजली से चलता है, जल्दी और आसानी से काम होता है, समय की भी क्या होती है, बचत होती है। पुराने और नए समय की अगर अपन तुलना करें, तो ईंधन में पहले लकड़ी और उपले यूज में लेते थे, अब गैस और बिजली यूज में लेते हैं। साधन पहले चूल्हा सिलबट्टा ये सब था, अभी गैस स्टोव है, ग्राइंडर है, ये सब है। समय पहले अधिक लगता था, अब कम लगता है। सुविधा पहले कम थी, अब क्या है, अधिक है। स्वास्थ्य धुएं से नुकसान होता था, और ये अभी क्या है, अपेक्षाकृत क्या है, सुरक्षित भी है। तो निष्कर्ष क्या है, समय के साथ भोजन पकाने की विधियां क्या है, बदल गई है। आधुनिक साधनों से काम आसान और तेज हुआ है। पुराने साधन मेहनत वाले थे, लेकिन क्या थे, प्राकृतिक थे। बदलाव का मुख्य कारण विज्ञान और तकनीक का क्या है, विकास है। आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात होता है। तो आपने जो इंटरव्यू लिया उससे आपको क्या पता चलता है। भोजन पकाने की पद्धतियां, जिन्हें हम क्या है, पाक पद्धतियां भी कहते हैं, समय के साथ क्या है, परिवर्तित हो गई है। तो अपन जो भोजन बनाने की जो प्रोसेसिंग है वो भी क्या है, समय के साथ क्या है, चेंज हो गई है। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। तो जो पहले की जो समय की जो है ना, भोजन पकाने की जो पद्धतियां थी, वो उसमें और अभी में क्या है, बहुत कुछ चेंजिंग है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर क्या है, पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग क्या है, आधुनिक गैस चूल्हों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता आपको क्या करना है, लगाना है। समय के साथ पाक पद्धतियों में से ये परिवर्तन क्यों हुई, इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण क्या है, तकनीक का क्या विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन क्या है, हो सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं भोजन के घटक क्या है। तो मैदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। तो मैदू और मिष्टी क्या करते हैं, अपने जो स्कूल में जो है ना, एक कार्यक्रम आयोजित होता है, पारंपरिक खाद्य महोत्सव, उसको क्या करते हैं, देखने के लिए जाते हैं। तो महोत्सव का विषय क्या है, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, ये वहाँ का क्या है, टॉपिक है। इसके अंदर इस तरीके से देखो, आप देख सकते हैं, एक तरफ राजस्थानी आहार बना रहे हैं, इधर गुजराती आहार बना रहे हैं, इधर असमिया आहार बना रहे हैं। इस तरीके के कुछ देखो यहाँ पे आयोजित हो रहे हैं, वो सब देखने के लिए मैदू और मिष्टी वहाँ पे जाते हैं। तो इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को क्या है, प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल है। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोसिता विद्यार्थियों को बताती है कि स्वास्थ्य की क्या है, परम धन है। आइए जानते हैं डॉक्टर पोसिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। तो वो ये जो बोल रही है कि स्वास्थ्य ही परम धन है, इसका क्या मतलब है। तो क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं। जब आप खाना नहीं खाते तो आपको कैसा अनुभव होता है। तो अपन कभी भी जब खाना नहीं खाते तो अपने को कैसा लगता है, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते तो हम क्या है, थका हुआ और कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं।
तो हम ना कुछ टाइम पे अगर अपन भोजन नहीं करेंगे या खाना नहीं खाएंगे तो अपने को क्या लगेगा, थका हुआ लगेगा, और ना ऊर्जा भी, एनर्जी भी क्या है, कम फील होगी। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? तो आपकी मतलब आपके अनुसार आपको बताना है कि जो है ना धावक होते हैं दौड़ने वाले, वो क्या है, समय दौड़ने से पहले और बाद में क्या है, ग्लूकोज से युक्त पानी क्यों पीते हैं? तो वो क्यों पीते हैं? क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है दौड़ने के लिए, तो वो क्या है, ग्लूकोज युक्त पानी पियेंगे। तो ग्लूकोज क्या है, शरीर को क्या है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्यों पीते हैं वो? क्योंकि ग्लूकोज से क्या है, शरीर को क्या है, तुरंत यानी एकदम मतलब जैसे ही पीते हैं वैसे ही क्या है, एनर्जी आ जाती है। तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, एक उदाहरण है। तो ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से क्या है, एक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूं, चावल और मक्का, साग और भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते। तो इधर कुछ आपको देखो दे रखिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार दे रखिए। जैसे आलू में होते हैं, गन्ना में होते हैं, केला में होते हैं, अनानास में, आम में, मक्का में, गेहूं, चावल, बाजरा, शकरकंद, इन सब, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट युक्त पद है। फिर एक, क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जो सामान्य चीनी होती है वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट युक्त है। आपके विचार में सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? तो लड्डू की मुख्य सामग्री क्या होती है? बेसन होता है, आटा होता है, घी, गुड़ या चीनी या गोंद, जो अनेक प्रकार के मेवे हैं, घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, वसा। तो घी और तेल को क्या करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट में नहीं बल्कि क्या होता है, वसा के अंदर काम में लेते हैं। तो वसा के खाद्य स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं, जैसे मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवे और कद्दू। सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के कुछ क्या है, अच्छे स्रोत है। जैसे घी, तेल है तो इसके अंदर, जैसे मूंगफली में, अखरोट के अंदर, बादाम, और जैसे कि मेवे और कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज भी क्या है, वसा के कुछ क्या है, अच्छे स्रोत है। इधर आपको देखो एक बच्चा बोल रहा है कि हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इधर आपको देख रखिए कुछ वसा समृद्ध खाद्य पदार्थ है। तो ये वसा किस किस के अंदर होती है? तो दही के अंदर, बादाम के अंदर, काजू के अंदर, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पिस्ता, मक्खन, नारियल तेल, सोयाबीन तेल, सरसों तेल, सूरजमुखी का तेल, इन सब में क्या होता है, ये वसा युक्त खाद्य पदार्थ है। फिर आपको नेक्स्ट दे रखे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण से उन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का क्या है, एक संग्रहित स्रोत है। तो जो ध्रुवीय भालू है की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। ये वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि के समय बिना खाए जीवित रहने में क्या करती है, सहायता करती है। तो जो ध्रुवीय भालू होता है उसकी त्वचा के नीचे क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, वसा इकट्ठी होती है। ये वसा क्या है, ऊर्जा का क्या है, मतलब एक स्रोत है, स्रोत के रूप में काम करती है। ये अगर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उस टाइम क्या है, वो महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि के समय वो क्या है, बिना खाए भी क्या है, जीवित रह सकता है। तो प्रोटीन भी हमारे आहार का क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग है। तो अपन ने अभी कार्बोहाइड्रेट देखा और वसा देखी, अब अपन देखेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन भी क्या है, हमारी जो आहार का क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दुग्ध उत्पादन और दालें क्या है, प्रोटीन की क्या होते हैं, अच्छे स्रोत होते हैं। तो दूध से बनी चीजें और दाल जो होती है वो क्या है, प्रोटीन की क्या है, अच्छे
स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की क्या होती है आवश्यकता होती है। तो जो खिलाड़ी होते हैं खेलते हैं, उनकी जो मांसपेशियां होती है वो अच्छा बनाने के लिए वो क्या है, अधिक मात्रा में प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की क्या है उनको आवश्यकता होती है, यानी जरूरत होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत है, जैसे दालें, फलियां, मटर और मेवे है। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत जैसे होते हैं दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस, इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में क्या है, सहायता करते हैं। तो जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, हमारे शरीर को क्या है, वृद्धि और मरम्मत करने में क्या है, सहायता करते हैं। इसी कारण उन्हें शरीर वर्धक भोजन भी बोला जाता है। तो प्रोटीन किस किस में होता है, जैसे मूंग में होता है, चना में होता है, मटर में होता है, अरहर दाल में, राजमा में और सोयाबीन में। तो ये तो क्या है, पादप स्रोत है जिनसे क्या है, प्रोटीन मिलता है। और जंतु स्रोत में से क्यों, जैसे मुर्गे का मांस, मछली, अंडा, पनीर और दूध में क्या होता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। फिर आपको दे रखे हैं, बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपने दैनिक आहार का भाग है? तो क्या आपने कभी मशरूम देखे? ये अधिकतर क्या है, अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। तो जो मशरूम होते हैं वो क्या आते हैं, ज्यादातर क्या आते हैं, अंधेरे में और नमी वाला जो स्थान होता है वहां पे उगते हैं। खाद्य मशरूम क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, एक अच्छा स्रोत होता है। फिर आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग, भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित दो अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझते हैं। तो फर्स्ट है आपको है, पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक के अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। तो पुराने समय में क्या होते थे, लंबी यात्रा के दौरान जो नाविक होते थे ना, वो क्या होते हैं, अक्सर क्या है, जो मसूड़ों में ना मतलब खून का स्त्राव या सूजन से क्या है वो पीड़ित हो जाते थे। तो 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों से रक्त आना और उनमें सूजन होना क्या होता है, स्कर्वी रोग के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। तो जिन नाविकों ने मतलब नींबू और संतरों का सेवन किया वो तो क्या है, ठीक हो गए। और मसूड़ों में जो ना खून आता है या सूजन होती है तो उसका क्या कारण है कि वो उसको स्कर्वी रोग के लक्षण है। तो अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते कि स्कर्वी रोग जैसे कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में क्या होते हैं, सहायक है। स्कर्वी रोग क्या है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी क्या है, खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में क्या करते हैं, सहायता करता है। फिर आपको अध्ययन 2 दे रखे हैं कि 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण क्या थे, व्यापक थे। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया। तो भारत सरकार ने क्या किया कि आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया नमक में, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण क्या है, स्पष्ट रूप से कम हो गए। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे, जिनके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। गर्दन के अगले भाग में सूजन क्या है, घेंगा रोग का क्या है, लक्षण है। तो ये क्या होता है, किस कारण से होता है, ये जब ना भोजन के अंदर आपके क्या है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तब ये रोग हो जाता है। तो अध्ययन 2 से आपको क्या निष्कर्ष निकला? आपने समाचार पत्रों और विज्ञापनों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें क्या है, वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण क्या है, मिलाए जाते हैं। तो जो नॉर्मल जो नमक होता है वो ही नमक होता है आयोडीन नमक, लेकिन उसमें क्या होता है, आयोडीन के क्या है, लवण होते हैं ना, वो क्या है, मिलाए जाते हैं।
नेक्स्ट आपको दे रखा है नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना जनजाति समुदाय है, अगरिया नामक जनजाति समुदाय, वो क्या करते हैं, उनकी पारंपरिक प्रथा है नमक को बनाने की। वो क्या है, 8 महीने तक लगातार रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए सर्वेक्षण करते हैं अपन 3.4। तो विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन एवं खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाइए। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी आपको क्या करना है, समझना है। तो अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति की में चित्र से सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। शिक्षण के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जा सकती है। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सहसंबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की क्या करनी है, आपको पहचान करनी है। फिर देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में आपको क्या करना है, सुझाव भी देना है। उन्हें चिकित्सक के परामर्श लेने के लिए भी आपको क्या करना है, बोलना है। तो ये आपको एक क्या करना है, सर्वेक्षण करना है। भोजन के घटक या विटामिन या खनिज। तो विटामिन ए क्या है, क्या कार्य होता है, आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए किस किस से मिलता है, पपीते से मिलता है, गाजर से मिलता है, आम से और दूध से क्या है, विटामिन ए मिलता है। अभावजन्य रोग या विकार, यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होता है, दृष्टि का हास्य या क्षति होती है। लक्षण क्या क्या है, दुर्बल दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना यानी रतौंधी, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना। तो ये क्या होता है, आंखों से नहीं दिखना किस कारण से होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। फिर है विटामिन B1, हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये किससे मिलता है, फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने जो पदार्थ होते हैं उनसे क्या होता है, विटामिन B1 मिलता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी। तो ये सब क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। फिर है विटामिन सी, तो शरीर को रोगों से क्या है, बचाता है। विटामिन सी ये किससे मिलता है, आंवला में मिलता है, अमरूद में, हरी मिर्च में, संतरा और नींबू में क्या है, विटामिन सी मिलता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, मसूड़ों में खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय लगना, किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन सी की कमी से। फिर है विटामिन डी, आपको दे रखा है, अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में क्या होता है, सहायक होता है विटामिन डी। ये सूर्य के प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली और अंडा से क्या है, विटामिन डी मिलता है। इसकी कमी से क्या है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है जिसमें क्या होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। तो मतलब हड्डियां क्या होती है, कमजोर हो जाती है। फिर है कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है, हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। ये दूध, सोया दूध, दही, चीज और पनीर में क्या है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। इसकी कमी से अस्थि और दंत क्षय होते हैं। कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या है, दुर्बल अस्थियां होती है और दंत क्षय यानी दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। फिर है आयोडीन, आयोडीन क्या है, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक है और आयोडीन युक्त नमक, सिंघाड़ा और समुद्री शैवाल से क्या है, आयोडीन मिलता है। इसकी कमी से घेंगा यानी गोइटर नामक रोग हो जाता है जिसमें क्या होता है, गर्दन के अग्र भाग में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। फिर है आयरन यानी लौह तत्व, रक्त का महत्वपूर्ण घटक है ये आयरन। ये क्या है, हरे पत्तेदार साग, चुकंदर और अनार से क्या है, भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है। इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है और दुर्बलता व सांस लेने में इसमें कठिनाई आती है। ये इसके लक्षण थे। नेक्स्ट आपको दे रखा है चित्र 3.5 में आपने ये सीखा कि विटामिन ए, B1, C और डी
और खनिज यानी कैल्शियम, आयोडीन और आयरन के खाद्य घटकों के क्या है, दो समूह है जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो मान लो आपको ना कुछ विटामिन या खनिज की कमी के कारण आपको कुछ रोग हो गया, तो उसको अपन ठीक कैसे करेंगे? तो विटामिन ए के कुछ स्रोत है जैसे दूध, आम, पपीता, गाजर। विटामिन बी1 के है गेहूं, अलसी के बीज, दूध, चावल और कद्दू के बीज। और विटामिन सी के है संतरा, टमाटर, आंवला, नींबू, हरी मिर्च और अमरूद। और विटामिन डी के है मक्खन, खाद्य मशरूम, मछली, दूध और अंडा। तो जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए कि पोषक तत्व किसे बोलते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे कि वह खाद्य घटक जो क्या ऊर्जा प्रदान करते हैं, साथ में क्या शारीरिक वृद्धि में भी सहायक होते हैं और रोगों से अपने को क्या सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को क्या है, वो सुचारू बनाते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कौन कौन से शामिल है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित है। तो विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ये पोषक तत्व क्या है, हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य पदार्थ क्या है, विटामिन और खनिजों से क्या है, भरपूर है। यद्यपि विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। तो कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आपने कभी देखा है पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग क्या है, खो देती है या नरम और कम कुरकुरी हो जाती है? खाना पकाते समय उस ताप के कारण इनमें विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। तो जो मतलब ना, जब अपन खाना पका लेते हैं तब क्या होता है, विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें क्या होते हैं, हमें कच्ची खानी चाहिए। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं, फिर भी उपभोग से पहले कभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना क्या है, आवश्यक है। तो हम अगर कच्ची यूज में भी ले रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, हमें अच्छी तरीके से उसको क्या कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो, क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? तो इधर ये क्या बोल रही है, नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। तो ये जो बच्चा पूछ रहा है कि सभी पोषक तत्व क्या हमें पौधों और जंतुओं से ही मिलते हैं, तो इधर ये लड़की बोल रही है कि नहीं, नमक क्या होता है, हमें समुद्र के पानी या चट्टानों से मिलता है, जबकि विटामिन डी क्या है, सूरज की रोशनी से मिल सकता है। फल और साग आहारीय रेशे यानी फाइबर से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो फाइबर्स क्या है, हमारे लिए कैसे लाभदायक है, उसको अपन देखते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे, जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे आहार का क्या है, एक आवश्यक घटक है। ये हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में क्या है, मदद करता है और मल के सुचारू निकास को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो फाइबर्स क्या है, इन सब की में आपको क्या करता है, मदद करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे क्या है, रुक्षांश के क्या है, अच्छे स्रोत है। तो इधर ये बच्चा क्या बोल रहा है कि मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशे युक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी है। फिर आपको दे रखे हैं
जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का क्या है आपको सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये न केवल हमारे शरीर को क्या है स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के लिए भी क्या है अच्छा है। तो जल भी क्या है हमारे भोजन का क्या है एक अनिवार्य अंश है। ये भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की क्या है सहायता करता है। ये पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को क्या है बाहर निकालता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से क्या है पर्याप्त जल पीना चाहिए। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या है पर्याप्त रूप से जल को क्या है पीना चाहिए, जो क्या है हमारे शरीर को क्या है संतुलित और सुरक्षित रखता है। फिर आपको दे रखा है वैज्ञानिक परिचय। कोलुथुर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की क्या है शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर क्या है विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की क्या है संस्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का क्या है नेतृत्व भी किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की, जिसे क्या है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी पीएम पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो ये था वैज्ञानिक का कोलुथुर गोपालन का परिचय। अब आपको दे रखा है भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। तो आइए जाने कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो स्टार्च क्या है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से क्या है लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल क्या है प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जाने हम कुछ खाद्य पदार्थों में स्टार्च, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। तो आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है, आइए जांच करिए। तो कुछ मात्रा में आपको क्या करना है खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा, खीरा या रोटी या ब्रेड या उबले चावल या उबले चने या कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन या कुटा हुआ नारियल का बूरा ले। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी क्या है ले सकते हैं। तो आपको ये लेके क्या करना है प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में आपको क्या करना है रखना है। ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलीन की 2-3 बूंदें डालनी है। तो आपको जो ड्रॉपर की सहायता से क्या करती है जो भी आपने खाद्य पदार्थ लिया है उसके ऊपर क्या है तनु आयोडीन जो सॉल्यूशन है उसका क्या है 2 या 3 बूंदे उसके ऊपर डालनी है। फिर देखिए कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आए, क्या ये नीला काला हो गया है। अपने अवलोकनों को क्या करना है आपको 3.3 के अंदर क्या करना है सारणी में अंकित करना है। तो नीला काला रंग क्या है स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। तो अगर कोई भी खाद्य पदार्थ में ना अगर नीला काला कलर आ गया है तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है स्टार्च है अवेलेबल है स्टार्च। फिर है वसा के लिए आप परीक्षण करें तो क्या करेंगे। तो स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया उनकी छोटी सी मात्रा आपको क्या करना है लेना है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखना है। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटे और उसे दबाए। ध्यान रहे कि कागज क्या है फटे नहीं। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को क्या है सूखने दे। क्या कागज पर किसी प्रकार का तेल या धब्बा बन जाता है। आपके अनुसार इस तेल या धब्बे के आने का कारण क्या है। यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो ये क्या है कागज पर एक तेल या धब्बा छोड़ देगा। अब कागज को प्रकाश के सामने आपको क्या करना है लाना है। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कागज पर तेल या धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की क्या है उपस्थिति को दर्शाता है। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है अपने अवलोकनों को क्या करना है आपको सारणी तालिका के अंदर 3.3 के अंदर क्या करना है आपको दर्शाना है। फिर आपको दे रखा है प्रोटीन के लिए आपको परीक्षण करना है। तो इन क्रियाकलापों को शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को क्या करना है आपको वापस लेना है। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल या मूसल का उपयोग करके उनका आपको पेस्ट या चूर्ण बना लेना है।
सावधानियां क्या रखनी है? वे रसायन हानिकारक है जिनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुए तब जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए, यानी बिना पूछे आपको इसके हाथ नहीं लगाना कोई भी केमिकल को। अगर आपको शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से आपको क्या कर लेना है? धो लेना है। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें और न ही उनको सूंघने का प्रयास करें, तो क्योंकि केमिकल क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। उनको न तो आपको मुंह के अंदर डालना चाहिए, न ही आपको बिना परमिशन के उसको सूंघना चाहिए। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब के अंदर, परखनली के अंदर आपको क्या करना है? डालना है। प्रत्येक परखनली में 2 या 3 चम्मच पानी डालना है। उसी तरीके से आपको क्या करना है? हिलाना है। ड्रॉपर का आपको उपयोग करके प्रत्येक परखनली में आपको क्या करना है? कॉपर सल्फेट विलेन की 2 बूंदें डालनी है। तो आपने जो खाद्य पदार्थ का चूर्ण लिए है उसमें आपको क्या करना है? ड्रॉपर की सहायता से क्या करना है? कॉपर सल्फेट का उसके अंदर सॉल्यूशन डालना है। अब एक और ड्रॉपर ले और प्रत्येक परखनली में कास्टिक सोडा विलेन की 10 बूंदें आपको क्या करनी है? डालनी है। फिर आपको एक और ड्रॉपर लेना है और जो परख सारी परख निकलनी है उसके अंदर आपको क्या करना है? कास्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है उसकी क्या करनी है? आपको 10 बूंदें डालनी है। फिर आपको क्या करना है? परखनलियों को अच्छी तरह हिलाए और उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक उसको रहने देना है। तो आप क्या क्या ले सकते हैं? देखो, खाद्य पदार्थों में आपको प्रोटीन की उपस्थिति के लिए परीक्षण जो ये मैम करवा रही है, आप उसमें सोयाबीन ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, ब्रेड, खरल और मूसली आपको इधर देख रखा है। फिर आपको कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन दे रखा है उनको आपको क्या करना है? ड्रॉपर की सहायता से उसके अंदर डालना है। फिर आपने क्या देखा? क्या कुछ परखनलियों के पदार्थ क्या है? बैंगनी रंग के हो गए। बैंगनी रंग क्या है? खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को क्या करता है? दर्शाता है। तो अगर आपकी जो टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आपका ना बैंगनी कलर आ गया है तो इसका मतलब है उस खाद्य पदार्थ में क्या है? प्रोटीन है। अपने अवलोकनों को क्या आप करना है? आपको तालिका 3.3 के अंदर आपको क्या करना है? लिखना है। तो ये जो तालिका दे रखी है इसके अंदर आपको क्या करना है? तो लिखना है। आप तालिका 3.3 में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं? मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जाती है। ये इंगित करते हैं कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक चीज़ है, खाद्य पदार्थ है, तो इसमें केवल एक ही चीज़ होगी, या तो प्रोटीन होगा या वसा होगा या फिर कार्बोहाइड्रेट, जरूरी नहीं है। एक चीज़ के अंदर ही क्या है? बहुत सारे हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता? इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करिए और स्टार्च, वसा और प्रोटीन के जो अच्छे स्रोत हो। तो खाद्य पदार्थों के अंदर अपन पोषक तत्वों की उपस्थिति इस तरीके से देखेंगे। जैसे खाद्य पदार्थ का नाम ले लिया अपन ने, एक आलू ले लिया, तो आयोडीन परीक्षण से पहले वो क्या होता है? हल्का सफेद होता है। आयोडीन के परीक्षण के बाद वो क्या होता है? नीला काला हो जाता है। स्टार्च उपस्थित होता है? हाँ होता है। वसा परीक्षण में तेलीय धब्बे नहीं होते, तो वसा उपस्थित नहीं होती। प्रोटीन परीक्षण से पहले वो हल्का सफेद था, प्रोटीन परीक्षण के बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसमें प्रोटीन क्या है? उपस्थित नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने आलू का देख लिया। फिर है खीरा, तो खीरा क्या है? हल्का हरा होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता आयोडीन परीक्षण में, तो स्टार्च अब्सेंट है इसमें। वसा परीक्षण नहीं है, वसा उपस्थित नहीं है। प्रोटीन परीक्षण से पहले रंग हल्का हरा है, प्रोटीन परीक्षण के बाद कोई परिवर्तन नहीं है, तो मतलब प्रोटीन उसके अंदर अब्सेंट है। फिर क्या है? खाद्य पदार्थ जैसे उबले चावल लिए तो वो क्या है? आयोडीन परीक्षण से पहले उनका कलर सफेद था, फिर क्या हो जाएगा? नीला काला हो जाएगा, यानी इसमें क्या है? स्टार्च उपस्थित है। वसा परीक्षण में वो अब्सेंट रहेगा और प्रोटीन में भी क्या है? वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे ही उबले चने हैं वो क्या है? हल्का भूरा होता है, आयोडीन परीक्षण के बाद रंग हल्का नीला हो जाएगा, तो स्टार्च उपस्थित होगा। बाकियों के अंदर क्या होगा? नहीं होगा। प्रोटीन परीक्षण से पहले क्या होता है? हल्का भूरा होता है, प्रोटीन परीक्षण के बाद बैंगनी हो जाता है, तो प्रोटीन उसमें के अंदर क्या होता है? उपस्थित होता है। जैसे फिर मूंगफली लिया, वो क्या होता है? आयोडीन परीक्षण से पहले भूरी होती है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इसमें स्टार्च उपस्थित नहीं है। वसा परीक्षण में तेले दबे होते हैं, तो वसा क्या है? उसमें उपस्थित होगी।
प्रोटीन परीक्षण से पहले कलर उसका भूरा था, बाद में बैंगनी हो गया, मतलब क्या है, उसमें प्रोटीन उपस्थित है। फिर अपन ने रोटी और ब्रेड लिया तो उसमें आयोडीन परीक्षण से पहले हल्का भूरा है, फिर आयोडीन के बाद में उसका नीला काला हो जाएगा, तो मतलब स्टार्च उसमें उपस्थित है। वसा परीक्षण में तेलीय धब्बे नहीं होते, तो वसा अब्सेंट है। प्रोटीन परीक्षण में पहले हल्का भूरा फिर हल्का बैंगनी, मतलब उसमें क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। फिर अपन ने मक्खन लिया तो मक्खन क्या होता है, पीला है, बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो स्टार्च अब्सेंट होगा। वसा परीक्षण में तेलीय धब्बे होते हैं तो वसा उपस्थित होगी। और फिर प्रोटीन परीक्षण में पीला कलर, बाद में कोई परिवर्तन नहीं तो क्या है, प्रोटीन उसमें अंदर अब्सेंट होगा। उसके बाद अपन ने नारियल लिया तो नारियल क्या है, सफ़ेद होता है, बाद में कोई चेंज नहीं होता तो स्टार्च अब्सेंट होगा। वसा परीक्षण होगा उसके अंदर तो वसा उपस्थित होगी। प्रोटीन परीक्षण पहले सफ़ेद, कोई परिवर्तन नहीं तो उसमें प्रोटीन अब्सेंट होगा, तो उसमें प्रोटीन अब्सेंट होगा। फिर अपन ने लिया दूध तो दूध सफ़ेद कलर का है, कोई परिवर्तन नहीं तो स्टार्च अब्सेंट होगा। वसा में हल्का होता है, फिर हाँ तो अपन वसा अब्सेंट नहीं उपस्थित होती है। प्रोटीन परीक्षण में पहले सफ़ेद फिर बाद में क्या है, बैंगनी, तो इसमें क्या है, बैंगनी कलर होगा तो इसमें प्रोटीन उपस्थित होगा। तो इस तरीके से अपन इनका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने को दे रखा है संतुलित आहार। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती है? क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो ना, सभी को क्या है, समान मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, अलग अलग होती है। क्योंकि आहार में क्या पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता क्या होती है, आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार क्या है, अलग अलग हो सकती है। आइए पता करें। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार की थी। तो अपन ने स्टार्टिंग में ये किया था कि अपन सोमवार से लेकर आपने न रविवार तक वापस देखा था कि कब क्या कौन सी चीज़ें आप ग्रहण करते हो। ये जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित है या नहीं। यदि नहीं तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों अथवा अन्य घटकों को भी इसके अंदर आपको सम्मिलित करने की क्या है, आवश्यकता है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल की सही मात्रा में हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे, आइए आपको क्या करते हैं, तुलना करते हैं। नीचे दिखाए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखनी है, उस पर आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो ऊर्जा कितनी मिलेगी इसमें, प्रति 100 ग्राम पे ये 536 किलो कैलोरी, वसा 35 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम, प्रोटीन 7 ग्राम, आहारीय रेशे इसमें क्या है, 4.8 ग्राम है। इधर इसमें भुने हुए चने के अंदर क्या है, ऊर्जा कितनी है, 355 किलो कैलोरी है। वसा इसके अंदर 6.26 है, कार्बोहाइड्रेट 58.58 ग्राम है, प्रोटीन इसके अंदर 18.64 ग्राम होगा और आहारीय रेशे इसमें 16.8 ग्राम उपस्थित है। तो अपन ने दोनों के जो ये पैकेट देखे उसके इसके हिसाब से अपन देखेंगे तो इसमें भुने हुए चने होंगे, वो क्या होते हैं, शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक होंगे क्योंकि इसमें ऊर्जा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आहारीय रेशे क्या है, सही मात्रा में है। जबकि आलू की चिप्स के अंदर उतनी सही मात्रा में नहीं है, तो अपन भुने हुए चने को ज़्यादा सही मानेंगे। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है, साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य यानी जंक फूड कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफी और कार्बोनेट पेय शामिल है। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में क्या है, मोटापा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी क्या है, पीड़ित हो सकता है। तो आपको डॉक्टर पोषिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही क्या है, परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना क्या है, आवश्यक है। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य क्या है, अनिवार्य है।
तो क्रियाकलाप 3.9 में जिन 2 खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जाना जा सकता है। तो अपन ने भुने हुए चने और आलू की चिप्स देखे, तो इसमें क्या है, आलू की चिप्स को अपन क्या है, जंक फूड के रूप में मानेंगे। फिर है पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के क्या है, उदाहरण है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण पर सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को क्या करती है, नियंत्रित करती है। फिर है मिलेट यानी मोटा अनाज, पोषक अनाज। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। तो ये अपन सभी सुनते हैं। ये भारत की क्या है, देसी फसलें हैं। उन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को मिलेट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी कंदन से बने खाद्य पदार्थ खाए? तो अपन सभी खाते हैं मोटे अनाज। कंदन छोटे आहार के अनाज होते हैं और सर्दियों में क्या है, भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारी रेशों के क्या है, अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। तो ये हमारे शरीर में क्या है, सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक। तो खेत से भोजन के हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, इस प्रक्रिया के क्या चरण है, इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए अपन क्या है, अवलोकन करते हैं। तो रोटी की कहानी खेत से थाली तक। तो अपन स्टार्ट में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है किसान द्वारा गेहूं का क्या है, उगाना। फिर है अनाज की मंडाई और ओसाई। उसके बाद में क्या है, अनाज का क्या, भंडारण। फिर अनाज पीसना और पैक करना। फिर खुदरा दुकान तक परिवहन। फिर हमारी थाली में इसका भोजन बनता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग चलती है। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादन से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी का उसका खाद्य पुल यानी फूड माइल कहा जाता है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है और ये हमारे भोजन को अधिक ताजा और स्वस्थ रखता है। तो बहुत से लोग क्या है, भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद कर देते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य क्या खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा खाना वेस्ट करते हैं, थाली में छोड़ देते हैं। तो वो गलत है क्योंकि कितनी मेहनत से किसान है ना खेत के अंदर अनाज बो के फिर क्या है, हमारी थाली तक वो भोजन पहुंचता है। तो हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगता है और कितना श्रम करते हैं यानी परिश्रम करते हैं वो, हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना क्या है हम खा सके। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा का पता लगाने का क्या है, आप प्रयास करें। स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं और खाने का सम्मान करें। स्थानीय उत्पादों का आप क्या है, समर्थन करें।